हेलो फ्रेंड, इसलिए 94 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। देखिएगा दोस्तों, पूर्व में हमने प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में बात की थी, जिसमें प्राचीन कालीन इतिहास को हमने 3 भाग में विभाजित किया था। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेकिन कहीं भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन आज आदि ऐतिहासिक काल के बारे में अर्थात प्रोटो हिस्ट्री के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगी। अब क्यों आएगी, इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसी क्रम में अपन आगे देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप देखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के यदि आपको कालखंड पूछ लिया जाए, समय काल पूछ लिया जाए, तो इसमें आपको बताना है 2350 से लगाकर 1750। देखिएगा अलग अलग बुकों में अलग अलग जो है आगे पीछे डेट दी, समय काल दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से यही समय काल आपको याद रखना है। इसी क्रम में देखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता यह भारतीय उपमहाद्वीप की पहली व्यवस्थित सभ्यता है दोस्तों। इसको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। अब आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्यों रखेंगे, इसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। खुदाई के दौरान अनेकों जो है वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, साथ में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए, जिसमें लेख, अभिलेख, साहित्य ग्रंथ बहुत सारे जो है प्राप्त होने का कार्य हुआ है, लेकिन अभी तक इनको जो है पढ़ा नहीं जा सका है। देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की यदि लिपि की बात करें तो इसकी लिपि, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसमें जो 400 से 500 के संकेत देखने को मिलते हैं। संकेतों के अंतर्गत दोस्तों देखिएगा बहुत सारे संकेत प्राप्त हुए हैं, जिसमें कह सकते हैं कि ईंटों से बने हुए अनेकों जो है मकान प्राप्त हुए हैं, मनके प्राप्त हुए हैं, मनकों के कई आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा यूज की गई अनेकों वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत मृदभांड प्राप्त हुए हैं, मोहरे, शैलखंडे, मोहरे जो शैलखंड की बनी हुई थी, इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होने का कार्य हुआ है। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोगों के लिखने का तरीका कैसा था दोस्तों। तो जो कह सकते हैं कि इसमें इतिहासकारों में एकता नहीं है, कह सकते हैं कि इसमें मतभेद देखने को मिले हैं। कुछ इतिहासकार को कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दाएं से बाएं लिखते थे, जबकि कुछ का कहना है कि बाएं से दाएं लिखते थे। लेकिन यदि सही मायने में देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में दोनों प्रकार से दोस्तों लिखा जाता था, और इस लिपि को बुश्तोफिन लिपि के नाम से जाना जाता है, या इसको गौमूत्री लिपि की भी कहा जाता है, या इसको सर्पिली लिपि के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा दोस्तों, बुस्टोवेदन लिपि होती क्या है। अब इसकी सर्वप्रथम जो है इसकी बुस्टोवेदन लिपि की जानकारी 1853 ईस्वी में प्राप्त हुई है सर। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, 1923 ईस्वी में जो है इस लिपि को पूर्ण रूप से इसको प्रकाश में लाए जाने का कार्य हुआ है। बुस्टोवेदन लिपि के जो है कह सकते हैं 66 मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इसके जो है चित्राक्षर प्राप्त होने का कार्य हुआ है। ये 250 से 400 के मध्य जो चित्राक्षर इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें जितने भी कह सकते हैं कि चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ये अधिकतर यू आकार के प्राप्त हुए दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल जो है इसके जो जितने भी चिन्ह प्राप्त हुए अधिकतर यू आकार के ही देखने को मिले हैं। जीवों की बात करेंगे तो यहाँ पर जीव जंतुओं में कह सकते हैं कि यहाँ पर मछली के जो साक्ष्य अधिक देखने को मिले हैं। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो वेडन के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1925 ईस्वी में किए जाने का कार्य हुआ है। उसके बाद में अनेकों इतिहासकार और हुए हैं जिन्होंने जो है सिंधु लिपि को पढ़ने का कार्य करने का प्रयास किया है, जिसमें नटवर झा, राजा राम, धनपत सिंह, इनके द्वारा सिंधु लिपि को पढ़ने का जो है प्रयास किया गया, लेकिन उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, भारत में प्रागैतिहासिक काल के स्थलों की खोज का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन कहलाते हैं, तो ए कनिंघम कहलाते हैं। इसके सर्वप्रथम मान निर्देशक कौन हुए थे, तो जॉन मार्शल हुए थे, तथा जॉन मार्शल के निर्देशन से ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की 1921 ईस्वी में खुदाई करने का कार्य किया। वही जो है कह सकते हैं राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करने का कार्य 1922 ईस्वी में करने का कार्य हुआ। देखिएगा यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि हड़प्पा की खोज कब की गई, तो 1921 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई, तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई। किसके नेतृत्व में की गई, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य कब किया गया, तो 1922 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में किए जाने का कार्य हुआ है।
इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण में कुछ विवाद रहा है। कहीं पे इसको हड़प्पा सभ्यता, कहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता, कहीं पे सिंधु सरस्वती सभ्यता, अलग अलग नाम से जाना जाने का कार्य हुआ है। लेकिन प्रथम प्राथमिकता किसे मिली है, तो हड़प्पा सभ्यता को ही मिली है। इसी क्रम में जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ये क्योंकि सिंधु नदी के आसपास जो है इसकी इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई थी। इस कारण से इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में जो सिंधु और सरस्वती के बीच में भी इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस कारण से इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकारा गया। उसके पश्चात आगे अपन देखेंगे तो सिंधु घाटी क्षेत्र में भी जो है इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस कारण से इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना गया। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखेंगे तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए वह तांबे और टीन के बने हुए अर्थात कांसे के जो है अवशेष प्राप्त होने का कार्य हुआ है। इस कारण से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि नगर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के कार्य हुए हैं। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा 1947 तक अर्थात देश की आज़ादी तक सिंधु घाटी सभ्यता के जो है 40 बस्तियां प्राप्त हुई है। वर्तमान में यदि बात करेंगे तो 1500 से अधिक जो स्थल प्राप्त होने का कार्य हुआ है। अब इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, हड़प्पा सिंधु नदी और गंगा के बीच वाले क्षेत्र में लगभग 1100 बस्तियां जो है प्राप्त होने का कार्य हुआ है। देखिएगा दोस्तों, इसके काल कर्म की या जो है कह सकते हैं काल निर्धारण की बात करेंगे तो रेडियो कार्बन विधि के माध्यम से अर्थात जो C14 के माध्यम से जो है इसकी काल कर्म का निर्धारण किया गया है। इसको 3 चरणों में विभाजित करने का कार्य किया है। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, पूर्व हड़प्पा चरण। हड़प्पा चरण के अंतर्गत कह सकता है कि इसका समयकाल 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व बताया गया है। इसके पश्चात देखिएगा दोस्तों, परिपक्व हड़प्पा चरण, जिसमें यह सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। इसका समयकाल देखिएगा दोस्तों 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। और अंत में जो है उत्तरी हड़प्पा चरण, जिसमें जो है 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व जो है बताने का कार्य हुआ है। ये इस सभ्यता के जो है पतन का काल भी कहा जा सकता है। रेडियो कार्बन विधि अर्थात C14 के माध्यम से जो है इसकी समय काल बताया गया है, जिसमें बताया गया है 2350 BC से लगाकर 1750 BC। और एग्जाम में यदि आपको अलग अलग जो है समय काल दे दिया जाए तो इसको ही आपको राइट करके आना है। अक्सर एग्जाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। देखिए दोस्तों, जब मैं नोट्स बना रहा था तो इसमें एक बात बताएगी कि जो है C14 के माध्यम से कालावधि निर्धारित कर ली गई, लेकिन C14 है क्या, कार्बन जो डेटिंग पद्धति है क्या, इसके बारे में कहीं पे भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं थी। मैंने अलग अलग बुकों का कंटेंट उठा के जो है इसके बारे में एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि आपको समझ में आ सके। दोस्तों देखिएगा, C14 अर्थात कार्बन कह सकते हैं रेडियो कार्बन मेथड क्या होता है, अर्थात कार्बन डेटिंग पद्धति ये क्या है दोस्तों, जिसमें वस्तु की काल अवधि को मापने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक तरीके से जो है किसी भी वस्तु की कालावधि को जाना जा सकता है। इसकी खोज जो दोस्तों सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो आपको बताना है दोस्तों कि विलियर्ड लिबड़ी द्वारा इसकी खोज करने का कार्य किया है। अब इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, इसके अंतर्गत देखिएगा दोस्तों, वस्तु या जीव जब अस्तित्व में होते हैं तो 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। एक C12 प्रकार का और C14 प्रकार के 2 प्रकार के कार्बन पाए जाने का कार्य होता है। अब इसके अंतर्गत देखिएगा दोस्तों आगे, C की मात्रा दोनों में हमेशा समान रहती है। इसमें कह सकते हैं कि C की मात्रा समान रहेगी, जैसे जैसे वस्तु विघटित होती जाएगी उसमें C12 की मात्रा तो समान रहती है, लेकिन C14 की मात्रा धीरे धीरे कम होने का कार्य होता है। और इसके पूर्ण रूप से अधिक कब हो जाती है, 5730 ईस्वी के जब ये कालक्रम पूर्ण होता है, तब इसकी जो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की समय अवधि आधी होने का कार्य होता है। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, इसे ही आधार मानकर किसी वस्तु का काल निर्धारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से C14 पद्धति कहलाती है। अब आपको पूर्ण रूप से पता चल गया होगा कि C14 कार्बन कह सकते हैं रेडियो कार्बन मेथड क्या होता है या कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होती है। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, यदि आप अपन बात करेंगे कि निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी जो है वैज्ञानिक पद्धति का यूज किया जाता है, तो कह सकते हैं यूरेनियम डेटिंग पद्धति का जो यूज करने का कार्य होता है। आगे देखिएगा दोस्तों,
अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग पुरातत्वविदों ने समय जो है कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अपने जो है खोज के दौरान समय निर्धारित किया है, जिसमें कह सकते हैं कि माधव स्वरूप वत्स ने जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व निर्धारित करने का कार्य किया है। इसी क्रम में एक जो है पुरातत्वविद हुए दोस्तों जॉन मार्शल, जिसका समय काल जिन्होंने जो है समय काल बताया है सिंधु घाटी सभ्यता का 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व बताने का कार्य किया हुआ है। एक पुरातत्वविद हुए हैं दोस्तों अर्नेस्ट मेके। मेके पुरातत्वविद हुए, उन्होंने जो है 2800 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व बताने का कार्य किया है। एक इतिहासकार दोस्तों हुए हैं, या यूं कहे कि पुरातत्वविद हुए हैं जो है मार्टिमल विलर। इसके अंतर्गत इन्होंने समय काल बताया है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व बताने का कार्य किया है। पुरातत्वविद के अंतर्गत एक इतिहासकार हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, रोमिला थापर, और जो है इसके साथ में रेडियो कार्बन पद्धति के का भी काल निर्धारित जो है समान इन दोनों का रहा है, जिसमें 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व बताने का कार्य किया है। अर्थात रोमिला थापर ने इसका जो है कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारित किया था, वही रेडियो कार्बन पद्धति में भी जो है काल निर्धारित होने का कार्य हुआ है। तो कह सकते हैं कि प्रमाणिक रूप से और एग्जाम की दृष्टि से भी यही कालखंड निश्चित रहने वाला है। देखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों की जहाँ तक बात आएगी, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ। तो सर जॉन मार्शल व राखलदास बनर्जी ने ये प्रमाणित किया है कि ये लोग जो है द्रविड़ भाषा बोलने वाले थे, अर्थात जो है द्रविड़ लोगों से इनका तालमेल था। यूँ कहे कि ये द्रविड़ वंश के ही कहलाए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर जो है पुसालकर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और डॉक्टर रामचंद्र ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध आर्यों से बताया है। इसके पीछे उन्होंने रीजन दिया है कि जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आई है, तो जाहिर सी बात है कि वैदिक सभ्यता से पहले जो भी लोग सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे वे आर्य रहे होंगे। इसी क्रम में एक जो है इतिहासकार हुए गार्डन चाइल्ड ने जो है इस सभ्यता का संबंध सुमेरियन सभ्यता से बताया है। कहा जाता है कि जो है सिंधु सभ्यता से जो कंकालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कंकालों का अध्ययन करने पर जो है इनका संबंध सुमेरियन सभ्यता से बताने का कार्य किया है। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, सिंधु सभ्यता में जो कंकाल प्राप्त हुए हैं, उसी कंकालों के आधार पर सिंधु सभ्यता की जो प्रजातियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जो है क्षेत्र से आने वाली ये प्रथम प्रजाति थी। इसी क्रम में देखिएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली जो है प्रजाति के भी अवशेष सिंधु सभ्यता में देखे जा सकते हैं। इसी क्रम में उप हिमालय क्षेत्र से आने वाली मंगलोइड पर्वती के जो है प्रजाति भी सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष देखे गए हैं। और अंत में अल्पाइड क्षेत्र अर्थात मध्य निम्न गंगा क्षेत्र से भी जो है सिंधु सभ्यता में इस प्रजाति के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में कंकालों के आधार पर जो है प्रजातियों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।